जय श्री राधे फ्रेंड्स। नम्रता का ध्यान तो बार बार उसके बगल में बैठे हुए गौतम पर ही जा रहा था। उसके परफ्यूम की एकदम मर्दाना खुशबू उसे बेचैन कर रही थी, पागल बना रही थी, उसके अंदर की एक्साइटमेंट को बढ़ा रही थी। आयना इरिटेट होकर कबीर के बगल में बैठी। कबीर भी अच्छी तरह से जानता था, फिर भी वह ज्यादा गौर नहीं करता। आयाना भी मूवी पर ध्यान लगाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर कुछ गार्ड्स हाथ में बड़ी बड़ी ट्रे लेकर आते हैं। अलीशा एकदम से उछलकर बोली, पॉपकॉर्न। गौतम उन लोगों से ट्रे लेता है और सबके आगे सेट कर देता है। सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पॉपकॉर्न, चिप्स, ना जाने क्या क्या थे। लेकिन गौतम और कबीर सिर्फ बियर की बोतल उठाते हैं। थोड़ी देर में सब ऐसे ही चुपचाप मूवी देखने लगते हैं। तभी कबीर के फोन पर मैसेज आता है। कबीर अपना फोन निकालकर जैसे ही उस मैसेज को पढ़ता है, उसके एक्सप्रेशन थोड़े से ठंडे हो जाते हैं। आयना बगल में बैठी हुई तिरछी नजरों से कबीर के फोन में झांक लेती है और उस पर आए हुए मैसेज को पढ़ लेती, जिसमें लिखा हुआ था, वी हैव अराइव्ड। कबीर फटाक से फोन को वापस अपने पॉकेट में रखता और खड़ा होकर गौतम से कहता है, मैं किसी इंपॉर्टेंट काम को निपटा कर आता हूँ, तुम जरा इनका ख्याल रखना। यह बोलकर कबीर गौतम को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करता है। गौतम तुरंत बात को समझते हुए बोला, जी आप चिंता मत कीजिए। कबीर आयना के बगल से निकल जाता है। वैसे वो बाकी सब मूवी देखने में बिजी थे, पर आयना का ध्यान कबीर की तरफ था। किसका मैसेज आया होगा, कौन आ चुका है और यह किससे मिलने गया है। कबीर कोई मामूली शरीफ इंसान नहीं था। जाहिर सी बात है, जिससे भी जो भी मिलने आए थे वह लोग शरीफ नहीं हो सकते और जरूर कुछ तो करने आया है यह यहाँ पर, वरना इतनी आसानी से भला वह अलीशा की बात कैसे मान जाता। मूवी दिखाने के लिए आयना को अचानक थोड़ी बेचैनी होने लगती, पर पता करना ही होगा कि कबीर यहाँ पर क्यों आया है, क्या कर रहा है। थोड़ी देर तक बैठे रहने के बाद आयना खड़ी हो जाती। गौतम आयना की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, आप कहाँ जा रही हैं। आयना ने कहा, मैंने कोल्ड ड्रिंक कुछ ज्यादा ही पी ली तो जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। गौतम ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। गौतम खड़ा होने लगता है। आयना शौक होकर उसकी तरफ देखती है। क्या पागल हो गए हो क्या, तुम मेरे साथ क्या करोगे। गौतम ने जवाब दिया, मैं आप में से किसी को अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे आपके साथ चलना होगा, बॉस का ऑर्डर है। आयना अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, अगर मेरे साथ चलोगे तो यह दोनों अकेली रह जाएंगी। इस बात को सुनकर गौतम भी सोच में पड़ गया। आयना ने गौतम से कहा, तुम उनके पास बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। गौतम ने फिर से कहा, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता। इस बात से आयना थोड़ी इरिटेट हो जाती है। गौतम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, अगर तुम मेरे साथ चल भी लो तो लेडीज वॉशरूम में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वहां पर क्या ही करोगे भला। यहीं पर रहो अलीशा और नम्रता के साथ, मैं आती हूँ अभी। और वैसे भी चिंता मत करो, मैं भागूंगी नहीं यहाँ से। भाग भी गई तो कौन सा तुम लोग मुझे भागने दोगे। जब तक अलीशा और नम्रता तुम्हारे साथ में है मैं कहीं नहीं जाने वाली, सो रिलैक्स। यह बोलकर आयना वहां से चली जाती है। गौतम जानता था कि अलीशा नम्रता के बिना आयना भागने का सोच भी नहीं सकती। कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी है आयना, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर रुकी हुई है जो उसके कुछ भी नहीं लगते। गौतम चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ जाता है। आयना थिएटर से बाहर निकलती है और यहाँ वहाँ कबीर को ढूंढने लग जाती है। कहाँ चला गया वो, कहाँ जा सकता है, किसी से मिलने आया है, वह यहाँ पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है, मुझे उस खिचड़ी का तड़का लगाना पड़ेगा। कम ऑन आयना, अपना जासूसी मोड ऑन कर और ढूंढो उन लोगों की, कहाँ पर हैं वो लोग। आयना फटाफट हर जगह तलाशी लेने लगती है कि वह लोग कहाँ पर हो सकते हैं। वह चलते चलते कुछ अजीब सी जगह पर आ गई थी जहाँ पर कुछ अजीब से कमरे थे। कहाँ पर आ गई मैं। आयना देखती है कुछ अजीब सी जगह थी, वह जाने लगती है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती, जानी पहचानी सी, हेलो मिस्टर डोगरा। अचानक आयना के कदम रुक जाते हैं और वह उस आवाज को फॉलो करके कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंच जाती है। थैंकफुली कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था जिसमें से आवाज बाहर आ रही थी। आयना झांक कर अंदर देखने की कोशिश करती है तो उसकी नजर कबीर पर पड़ती है, जो कुछ लोगों के साथ वहां पर खड़ा हुआ था। सब लोग काफी ठंडे एक्सप्रेशन के साथ वहां पर खड़े हुए थे। उनमें से किसी को भी देखकर यह नहीं लग रहा था कि यह आदमी शरीफ हो सकता है। सारे के सारे छटे हुए बदमाश लग रहे थे। उनके सामने एक टेबल था जिस पर बड़े बड़े कुछ बैग रखे हुए थे। उन बैग्स को कबीर की तरफ करते हुए एक आदमी ने कहा, लीजिए, सारा माल टाइम से पहले डिलीवर कर दिया हमने। कबीर ने भी जमीन पर रखा हुआ एक बड़ा सा बैग उठाया और टेबल पर उन लोगों की तरफ सरका दिया। वह लोग बोलकर बैग खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। उसके बाद बैग में रखे हुए सामान को ऊपर उठाकर देखते हैं तो आयना की आंखें फट जाती, क्योंकि उसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। नोटों से भरा हुआ बैग वो लोग लेते हैं। कबीर
से हाथ मिलाते हैं और उसके बाद वहां से जाने लगते हैं। वह दरवाजे तक आए उससे पहले अयाना वहां अंधेरे में जाकर कहीं छुप जाती है और सीक्रेटली उन लोगों को देखती है। वह लोग कमरे से बाहर आते हैं, कबीर भी कमरे से बाहर आता है। उनमें से एक आदमी जो उन सबका शायद लीडर लग रहा था, उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, ओके मिस्टर डोगरा, आपके साथ काम करने में काफी मजा आ रहा है। हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। कबीर ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, डेफिनेटली। उसके बाद वह लोग हाथ मिलाकर चले जाते हैं। कबीर उनके जाने के बाद अपना फोन निकालता है और एक गार्ड को कॉल करके कहता है, रूम से सामान उठाओ और बंगले पर पहुंचा दो। कबीर इतना बोलता है और फोन कट कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। अयाना उसे गौर से देख रही थी, तभी अचानक उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं और वह आंखों से हल्का सा सिकोड़ लेता है। अचानक कबीर के रुक जाने से अयाना के दिल की धड़कनें एक तेज हो जाती हैं। ना जाने क्यों, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। कबीर एकदम से पलटकर देखता है तो अयाना पीछे हो जाती है। उसकी सांसें एकदम से जैसे रुक जाती हैं। अयाना जहां छुपी हुई थी, कबीर अपने कदमों को धीरे धीरे उस तरफ लेता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, क्योंकि उसे किसी की हल्की सी खुशबू आ रही थी। वहां पर पहुंचकर कबीर चारों तरफ नजर मारता है, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद वह एक गहरी सांस लेता है और फिर वहां से चला जाता है, यह सोचकर कि शायद उसका वहम हो सकता है। उसके जाते ही अयाना एक दूसरे कमरे से निकलकर आती है। थैंक गॉड, टाइम रहते हुए वह अपनी जगह से हटकर कहीं पीछे छुप गई थी, वरना आज पक्का पकड़ी जाती। अयाना राहत की सांस लेती है कि वह बच गई। अगर डेविल ने उसे देख लिया होता तो पता नहीं उसके साथ क्या करता। कबीर के जाते ही अयाना फटाक से उस कमरे में भागकर जाती है और देखती है कि टेबल पर 2 बड़े बड़े बैग रखे हुए हैं। अयाना इन बैग्स को देखकर सोचती है, क्या हो सकता है इसमें, जिसके लिए कबीर यहाँ पर आया है। उनके लिए इतने सारे पैसे दिए हैं उन लोगों को, पर वह लोग थे कौन और कौन सी डील? क्या वाकई में कबीर यहाँ पर इन सब की डील करने आया है? अयाना फटाक से बैग के पास जाती है। उसकी चैन खोलकर जैसे वो अंदर झांकती है, उसकी सांसें हलक में अटक जाती हैं और आंखें जैसे बाहर आ जाती हैं। बैग में सफेद पैकेट भरे थे। अयाना को समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि यह नशे और ड्रग्स के पैकेट हैं जो बैग में भरे हुए हैं। अयाना अपने हाथों से उन्हें छूकर देखती है, अपने हाथों में उठाकर देखती है। स्मेल करने के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि यह ड्रग्स है। उन्हें देखकर अयाना गुस्से में बड़बड़ाई, घटिया, निहायती घटिया इंसान। वह अब नशे का व्यापार करेगा, पूरे युद्ध को खराब करेगा। इस नशे की आदत से, उस कमीने से तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है, लेकिन मैं भी उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। उसके नशे की माँ बहन अगर मैंने नहीं की तो मेरा नाम भी अयाना नहीं। उसके बाद अयाना थोड़ा इधर उधर नजर मारती है। कुछ तो जरूर होना चाहिए यहाँ पर। नहीं, मैं उसे ये ड्रग स्मगलिंग नहीं करने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अयाना पूरे कमरे की छानबीन करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी अचानक उसके हाथ एक लाइटर लग जाता है जो कि एक ड्रॉर में रखा हुआ था। अयाना फटाक से वह लाइटर लेती है। उसके बाद फिर से यहाँ वहां नजर मारती है तो कुछ शराब की बोतलें भी रखी हुई थी, जिन्हें देखकर अयाना के होठों पर एक सर्टिफिकेशन से भरी मुस्कान आ जाती है। यह हुई ना बात, लगता है आज कुदरत भी मेरे साथ है। वह फट जाती है, शराब की बोतल उठाती है और उसका ढक्कन खोलकर उसके बाद उस ड्रग्स के बैग्स के पास लेकर जाती है। अयाना बैग्स खोलती है और उसमें शराब डालने लगती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कबीर के बच्चे, तुम चाहे मेरे साथ जो भी कुछ क्यों ना कर दो, लेकिन मैं तुम्हें यह नशा स्मगल करने नहीं दूंगी। अयाना फटाक से शराब की बोतलों को खाली कर देती है उसके ऊपर और उसके बाद लाइटर से उसे जलाने लगती है, पर लाइटर जलता नहीं तो वह जरा हिलाने लगती है। यह लाइटर क्यों नहीं जल रहा? क्या हो गया? मुझे जल्दी ही करना होगा, कबीर के गार्ड्स किसी वक्त आते होंगे। अयाना थोड़ी परेशान हो जाती है। वह कोशिश करती है और लाइटर फाइनली जल जाता है, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह लाइटर से बैग को आग लगा देती है, फिर उसे भी आग में डालकर अपने हाथों को झटकते हुए बोली, हो गया स्वाहा। अब मुझे फटाफट अपनी जगह पर वापस जाना होगा, इससे पहले कि उस टेबल को मुझ पर शक हो जाए। कबीर थिएटर में वापस आता है। आकर देखता है कि वहां पर अयाना नहीं है तो उसकी आंखें आपस में सिकुड़ जाती हैं। गौतम कबीर के चेहरे की सीरियसनेस देखकर समझ जाता है और तुरंत कहता है वह वॉशरूम गई है। कबीर चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है और मूवी देखने लगता है। उसके ठीक 2 मिनट बाद अयाना थिएटर के बाहर पहुंचती है। उसकी सांसें फूली हुई थी। वह जरा गहरी सांस लेकर अपनी घबराहट, अपनी धड़कनें, अपनी सांसों को नॉर्मल करती है और उसके बाद अपने बालों को थोड़ा सा ठीक करके नॉर्मल होकर थिएटर के अंदर आती है। अंदर
उठते ही उसकी नजर कबीर से टकराती है। कबीर की नजरें काफी ज्यादा सीरियस थी, जिन्हें देखकर अयाना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर वह अपने आप को हिम्मत देती है। नॉर्मल रहो अयाना, नॉर्मल, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर घबरा गई तो सब पक्का पता चल जाएगा कि तुमने कुछ गड़बड़ की है। नॉर्मल रहो। उसे बोलना कि तुम बाथरूम गई थी, बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बोलना। अयाना ने अपने आप को अंदर से हौसला देते हुए कबीर के पास आकर बगल में बैठ जाती है। कबीर ने बहुत ठंडी आवाज में अयाना से पूछा, कहाँ गई थी तुम? वैसे तो अयाना कबीर की जब इतनी डार्क आवाज सुनती है तो उसके रोंगटे फड़फड़ाने लगते हैं, पर फिर भी वह थोड़ा नॉर्मल और इरिटेटिंग सा बिहेव करते हुए बोली, वॉशरूम गई थी। क्यों, अब मैं वहां पर भी नहीं जा सकती क्या, तुम्हारी इजाजत के बिना? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गौतम को बताकर गई थी। अयाना की बात सुनने के बाद कबीर उसकी तरफ देखता ही रहता है। अयाना वैसे तो मूवी देख रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कबीर उसे घूर रहा है। उसकी धड़कन ने काफी तेज हो रही है घबराहट के मारे। हे भगवान, कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया। अयाना यही सोच रही थी, पर जितना हो सके उसके चेहरे को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद कबीर भी नॉर्मल होकर बैठ जाता और मूवी देखने लगता है। पिक्चर खत्म होने के बाद सब लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं। पिक्चर बहुत अच्छी है ना अंकल, अलीशा गौतम से बोली। गौतम ने भी मुस्कुराकर उसके गाल को हल्का सा खींच दिया। हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी। सब लोग बाहर जा रहे थे, तभी अचानक कबीर का फोन बजता है। कबीर जब फोन में स्क्रीन पर नंबर देखता है तो तुरंत कॉल को अटेंड करता है। फिर उसे सामने से कुछ ऐसा सुनाई देता है कि उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। कबीर की रुका हुआ देखकर गौतम ने कहा, क्या हुआ बॉस? कबीर ने गौतम की तरफ देखकर कहा, सबको घर ले जाओ सेफली। उसके बाद गौतम कबीर से बोला, आप नहीं आ रहे हमारे साथ? कबीर ने कहा, नहीं, फिलहाल तो नहीं, तुम सबको सेफली घर पहुंचा दो। उसके बाद कबीर वापस वहां से चला जाता है। अयाना को जैसे आइडिया हो गया, पर फिर भी वह चुपचाप खड़ी रहती है। गौतम को कुछ गड़बड़ होने का आभास होने लगता है। वो सबको गाड़ी में बिठाता है और उन्हें लेकर सीधा बंगले पर चला जाता है। कबीर उस कमरे में पहुंचता है जहां पर कुछ वक्त पहले वह माफिया के किसी दूसरे लोगों के साथ डील कर रहा था। वह वहां पर पहुंचता है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और अगले ही पल बहुत डार्क, टेबल पर रखी हुई सारी ड्रग्स जलकर राख हो चुकी थी। गार्ड्स वहीं पर खड़े हुए हैं, टेंशन में दिखाई दे रहे थे। कबीर धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। सारे गार्ड्स काफी हड़बड़ाए हुए थे। उन ड्रग्स को देखते हुए कबीर ने बहुत डार्क आवाज में पूछते हुए कहा, किसने किया है यह सब? एक गार्ड ने जवाब दिया, पता नहीं सर, हम लोग जब यहाँ पर आए तो उसमें ऑलरेडी आग लग चुकी थी, आधे से ज्यादा जलकर राख हो चुकी थी। कबीर बहुत डार्क आंखों के साथ ऑर्डर देते हुए बोला, पता करो यह किसका काम है। दूसरी तरफ एक गुप्त ठिकाना अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन से निकलती रोशनी वहां पर फैली हुई थी। भूपेंद्र और राघवेंद्र ने अपनी जगह संभाली और स्क्रीन पर जुड़ते हुए बड़े बड़े बिजनेसमैन और माफिया सरगनाओं का चेहरा देखने लगे। कमरे में एक बेचैनी का माहौल था। सभी का धैर्य जवाब दे रहा था, हमें समझना होगा कि ये हमारी गलती नहीं है। भूपेंद्र ने अपनी आवाज में स्थिरता लाते हुए कहा, बॉक्स अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा, लेकिन हमारी टीम इसे ढूंढने में दिन रात जुटी हुई है। राघवेंद्र ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने पहले भी अपने वादे निभाए हैं और इस बार भी हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस हमें थोड़ा सा समय चाहिए। स्क्रीन पर बैठे लोग एक दूसरे की तरफ असंतोष भरी नजरों से देख रहे थे। उसमें से एक ने गुस्से में कहा, हमारे पास समय नहीं है, अगर तुमने जल्दी ही बॉक्स नहीं पहुंचाया तो तुम दोनों को उसके नतीजे भुगतने होंगे। भूपेंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर समझाने की कोशिश की, हम समझते हैं कि आपके लिए यह बहुत जरूरी है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। एक और माफिया सरगना ने धमकी भरे लहजे में कहा, इतने वक्त से हम बस यही सुनते आ रहे हैं, अगर हमारे पास बॉक्स नहीं पहुंचा तो उसके बाद तुम हमारे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। राघवेंद्र ने कोल्ड आवाज में कहा, चिंता मत कीजिए, अगर हमने आपसे वादा किया है तो उसे पूरा जरूर करेंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। मीटिंग के अंत में भूपेंद्र और राघवेंद्र ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उन्हें पता था कि अब उनके पास समय बहुत कम था और अगर उन्होंने इस बार गलती की तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों बाहर हॉल में आते हैं। तुषार वहां पर आते हुए उन दोनों से बोला, क्या हुआ, क्या कहा उन लोगों ने? राघवेंद्र ने बहुत डार्क आवाज में कहा, क्या बोल सकते हैं, धमकी मिली है, जल्दी से जल्दी
उन्हें वह देना होगा जिसके लिए वह लोग हम पर दबाव बना रहे हैं। उसके बाद भूपेंद्र ने तुषार की तरफ देखते हुए कहा, पीयूष ने मुंह खोला या नहीं? तुषार ने ना में अपना सर हिला दिया। यह देखकर वह दोनों और भी ज्यादा परेशान और गुस्सा होने लगते हैं। उसका मुंह तो किसी भी तरह से खुलवाना ही होगा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उतना मार पीट लिया, उसको अधमरी हालत में चला गया, वह फिर भी मुंह खोलने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद राघवेंद्र सोफे पर बैठ जाता है, बाकी सब लोग भी बैठ जाते हैं। राघवेंद्र ने कहा, उस बॉक्स में के बारे में तो पता करना ही है। आई मस्ट से, अगर उस बॉक्स के और हमारे बीच में इस वक्त कोई सबसे बड़ा कांटा है तो वह है कबीर। उसे रास्ते से हटाना भी लगभग हमारे लिए नामुमकिन होता जा रहा है। यह डील नहीं हुई तो हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तुषार ने काफी सीरियस होकर कहा, ऊपर से हमारे ऊपर 2 खतरे और मंडरा रहे हैं, अगस्त्य और कबीर। उनके आदमी पागल कुत्तों की तरह पूरे शहर में पीयूष को ढूंढने के पीछे लगे हुए हैं। यह तो शुक्र है कि हमारे इस अंडरग्राउंड ठिकाने के बारे में किसी को नहीं पता, पूरे शहर में कोई नहीं जानता सिवाय हमारे। अगर उन लोगों को भनक भी लग गई तो वह हमें जमीन से खोदकर निकाल लेंगे और फिर वह हमारा क्या करेंगे, मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं। तुषार की बात में दम था। इस चीज ने तो राघवेंद्र और भूपेंद्र की नाक में दम करके रखा था। ऊपर से कबीर और अगस्त ने छानबीन और सर्चिंग आर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। पीयूष उनके हाथ लग जाए इससे पहले कि उनके हाथ बॉक्स और चाबी लगना बहुत जरूरी है। ऐना आराम से बंगले में एंट्री करती है बाकी सबके साथ। अलीशा तो गौतम की गोद में सो गई थी, रात काफी हो गई थी। ऐना गौतम की तरफ देखकर बोली, लाओ इसे मुझे दे दो, मैं इसे अंदर बिस्तर पर ले जाकर लिटा देती हूँ। गौतम बड़े ही संभाल कर अलीशा को ऐना की गोद में दे देता है। ऐना अलीशा को संभालते हुए कमरे में ले जाती है। नम्रता और गौतम वहीं पर खड़े रहते हैं। नम्रता सीक्रेटली गौतम को देखती है। गौतम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। गौतम नम्रता की तरफ देखकर बोला, अब तुम भी जाओ और आराम कर लो, मुझे वापस जाना होगा। गौतम की बात सुनकर नम्रता थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, तुम वापस कहाँ जा रहे हो? गौतम ने जवाब दिया, बॉस के पास। वह हमारे साथ नहीं आए तो मुझे उनके पास जाना होगा, उनकी सिक्योरिटी का सवाल है। नम्रता अपने निचले होठ को चबाते हुए हिम्मत करके गौतम से बोली, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? गौतम ने नम्रता की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पूछो। नम्रता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछ लिया, तुम क्या हमेशा कबीर के साथ रहते हो और कब से? इस बात पर गौतम कुछ सोचते हुए बोला, याद नहीं, काफी साल हो गए, उस वक्त हम दोनों बच्चे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, तकरीबन 15 साल से। यह सुनकर नम्रता थोड़ी सी हैरान होते हुए बोली, तुम कबीर के साथ इतने सालों से काम कर रहे हो? गौतम ने हाँ में अपना सर हिला दिया। नम्रता ने फिर से पूछा, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम लोग इतना खतरनाक काम करते हो, तुम्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? इस बात पर गौतम एक सेकंड के लिए थोड़ा चुप होकर नम्रता की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कुछ ज्यादा ही फिक्र, चिंता, घबराहट दिखाई दे रही थी। गौतम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डर इंसान को हमेशा कमजोर बना देता है और मुझे कमजोर नहीं बनना। मेरे बॉस हमेशा एक बात कहते हैं, सबसे बड़ी ताकत कलेजे में होती है, अगर वह नहीं तो दुनिया तुमसे कांपेगी। उसके बाद गौतम ने नम्रता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ। अपने होठ को चबाते हुए नम्रता अपना सर झुकाकर हल्का सा उसे हिला देती है। गौतम वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद नम्रता भी अपने कमरे में चली जाती है। पीयूष के चीखने चिल्लाने की आवाज बहुत ज्यादा तेज कमरे में गूंज रही थी। कमरे में पीयूष काफी बुरी हालत में जंजीरों से जकड़ा हुआ घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ सांसें फूल रही थी और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी हुई थी। उसके सामने खड़ा हुआ तुषार गुस्से में अपनी चमड़े की बेल्ट को हाथ में लपेटकर उसे देखकर बोला, किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें टॉर्चर करने की हर हद मैं पार कर चुका हूँ, उसके बाद भी तुम अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं हो। आखिर तुम्हें मजा क्या आता है इस तरह टॉर्चर होने में? बता क्यों नहीं देते कि चाबी तुमने कहाँ पर छुपा कर रखी है? एक तो वह बॉक्स भी हमें नहीं मिल रहा, ऊपर से वह चाबी भी हमें नहीं मिल रही। तुम्हें अंदाजा भी है अगर वो चाबी हमें नहीं मिली तो क्या कुछ हो सकता है? तुषार के गुस्से भरी बातों को सुनकर कबीर अपनी सांसों को थोड़ा धीरे करते हुए हंसने लगता है, जैसे कि तुषार की बेबसी पर हंस रहा हो। उसे हंसता हुआ देखकर तुषार का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वह चमड़े की बेल्ट के साथ एक बार फिर से पीयूष को मारते हुए बोला, बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? मैं अभी बताता हूँ, अभी तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ। तुषार जी भर के पीयूष को बेल्ट के साथ मारता है, लेकिन पीयूष बस हंसे ही जा रहा था और उसकी हंसी तुषार को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। फाइनली जब तुषार मार मार के थक जाता है तो वह बेल्ट को फेंक देता है और तेज सांस लेने लगता है। उसे इस तरह से देखकर पीयूष अधमरी सी हालत में अपना सर उठाकर
उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में अब भी कोई दर्द नजर नहीं आ रहा था। एक चमक नजर आ रही थी, गुरूर नजर आ रहा था, एक जिद नजर आ रही। तुषार को गुस्सा आने लगता है, लेकिन पीयूष को उसकी हालत देखकर अच्छा लग रहा था। पीयूष ने तुषार से कहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, लेकिन ना तुम्हें वो बॉक्स मिलेगा, ना ही उसकी चाबी। तुम्हारा बाप और तुम्हारा वह चाचा, तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम लोग इस देश पर एक कलंक हो, कलंक। अरे जिस देश ने तुम लोगों को सहारा दिया, खाने को दिया, रहने को दिया, जमीन दी, सब कुछ दिया, उसे ही बर्बाद करने पर तुले हुए तुम लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा हो धब्बा। पीयूष की बातों से तुषार को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर से उसके मुंह पर खींचकर लात मारता है। पीयूष के मुंह से खून निकलने लगता है, खून की पिचकारी निकल आती है, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे को, उस मुस्कुराहट को जाने नहीं देता, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट ही तुषार के बदन में आग लगाने का बड़ा बढ़िया काम कर रही थी। पीयूष के पास पहुंचकर तुषार उसके बालों को अपने हाथों में मुट्ठी में लेकर उसके चेहरे को ऊपर करता है। बोलना तो तुम्हें पड़ेगा, जरूर बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम बताओगे नहीं, तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा और जीने भी नहीं दूंगा। उसके बाद कुछ गार्ड्स वहां पर आते हैं। उसके हाथों में प्लेट थी, एक प्लेट नमक से भरी हुई थी, एक प्लेट मिर्च पाउडर से भरी हुई थी। तुषार उनके पास जाता है और अपने दोनों मुट्ठियों में नमक मिर्च भर लेता है और पीयूष के पास आकर उसके बदन पर मसलने लगता है। वह पीयूष की आंखों में दर्द देखना चाहता था, उसे गिड़गिड़ाता हुआ, रहम की भीख मांगते हुए देखना चाहता था, दर्द से तड़पता हुआ देखना चाहता था, लेकिन नमक और मिर्च रगड़ने के बाद भी उसे पीयूष के होठों पर सिर्फ मुस्कुराहट ही दिखाई देती है, तो उसका खून लावे की तरह उबलने लगता है। पीयूष की हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब उसके लिए तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। इतना टॉर्चर किया गया था उसे कि अब इस दर्द का आदी हो चुका था। यह तो उसके साथ रोज का काम था, जो वो लोग करते थे। तुषार पीयूष की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे को पकड़कर बहुत डार्क आवाज में बोला, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? तकलीफ नहीं होती तुम्हें? चिल्लाओ, दर्द से चिल्लाओ। तुम्हें तड़पता हुआ देखकर सुकून मिलता है मुझे। अपनी जान की भीख मांगो, मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो कि मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं। तुषार की बात सुनकर पीयूष एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। तुषार को इतना गुस्सा आता है कि वह जोर से बहुत सारी लातों से वार करता है, उसे बहुत लात मारता है, उसे सीने पर और पेट पर और पसलियों पर, मुंह पर, ना जाने कहां कहां पर। लेकिन तुषार से इतनी मार खाने के बाद भी पीयूष को दर्द में ना देखकर तुषार बौखला रहा था। पीयूष के चेहरे से वह मुस्कान जा ही नहीं रही थी, जो तुषार को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। वह बुरी तरह से मारने लगता है। वहां पर खड़े गार्ड्स को भी टेंशन होने लगती है, क्योंकि अगर इस तरह से मारता रहा तो शायद वह इंसान मर जाएगा और उसे मरना नहीं है, पर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वहां पर भूपेंद्र और राघवेंद्र आते हैं, जो पीयूष को पिटता हुआ देखकर, पीयूष की हालत को देखकर वह तुरंत उसे रोकने का इशारा करते हैं। गार्ड्स भागकर पीयूष से तुषार के आगे से खींच लेते हैं। तुषार गुस्से से बौखला रहा था, क्योंकि वह पीयूष की आंखों में दर्द देखना चाहता था, वह नहीं देख पा रहा था, और जिस चीज ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। राघवेंद्र तुषार के पास पहुंचकर उसे खींचकर थप्पड़ मारता है। तुषार, होश में आओ, क्या कर रहे हो तुम? तुषार थप्पड़ खाने के बाद एकदम से ठहर जाता है और तेज सांस लेने लगता है। उसकी आंखें अभी बहुत डार्क थी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाड़ में गया बॉक्स, भाड़ में गई चाबी, मैं इसे जान से मार डालूंगा। राघवेंद्र तुषार के बालों को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, होश में आओ, होश में आओ, हमें इसे मारना नहीं है, इसकी जिंदगी बहुत जरूरी है हमारे लिए, समझने की कोशिश करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। तुषार कुछ गहरी सांस लेकर फाइनली अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, तो कुछ गार्ड्स उसे छोड़ देते। राघवेंद्र ने तुषार से कहा, आज तुमने जो किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। इसे मारो, पीटो, तड़पाओ, लेकिन यह जान से नहीं मरना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। और तुम्हारे अंकल किसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल से कंट्री से बाहर जा रहे हैं, एक बहुत जरूरी डील के लिए हमें जाना पड़ रहा है। जब तक हम लौट कर नहीं आते तब तक इस आदमी के मुंह से चाबी का पता निकल जाना चाहिए। तुषार ने अपने डैड की तरफ देखकर कहा, डोंट वरी डैड, इसका मुंह कैसे खुलवाना है उसका तरीका मैं ढूंढ ही लूंगा। उसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते। तुषार वहीं पर खड़ा पीयूष को देखता रहता है। अधमरी हालत में पीयूष की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, पर फिर भी वह हिम्मत करके अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत उसके सर पर मंडरा रही है, लेकिन उसे आ नहीं रही, ना ही आना चाहती है। पीयूष के पास आकर तुषार उसके करीब उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, बहुत जिद्दी है ना तू? तुझे इतना तो पता चल ही गया कि तुझे कितना टॉर्चर क्यों ना कर लूं, तो मुंह नहीं खोल लेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इतना टॉर्चर तुम्हारी उस महबूबा को या फिर तुम्हारी उस खूबसूरत बहन को करूं तो? यह सुनकर अचानक पीयूष के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं।
उसके चेहरे के बदलते हाव भाव को देखकर तुषार के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन से भरी मुस्कान आ जाती है, जैसे कि उसकी बातें पीयूष पर असर कर रही हो। तुषार पीयूष से बोला, तेरी बहन भी कम खूबसूरत नहीं है, बिल्कुल तेरी महबूबा की तरह। बहुत जल्द ही मैं उन दोनों को लेकर आऊंगा, अपनी कैद में रखूंगा और यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने, उनके सामने फिर से वही करूंगा जो मैंने समायरा के साथ किया था। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे उन दोनों को बचाने के लिए, जैसे तुम समायरा के लिए कुछ नहीं कर पाए थे और अपनी आंखों के सामने बस उसकी इज्जत को लुटता हुआ देख रहे थे। पीयूष का गुस्सा बढ़ रहा था, अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है, उसकी नसें उसके शरीर में उभरकर दिखाई देने लगती है। तुषार अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं उन दोनों का रेप करूंगा, तेरी आंखों के सामने करूंगा, बारी बारी करूंगा। उसके बाद सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब से उनका रेप करवाऊंगा, जब तक करवाऊंगा जब तक वह मर नहीं जाती। तड़प तड़प कर, और मरने के बाद भी मैं उन पर रहम नहीं खाऊंगा, उनकी डेड बॉडी का भी रेप करवाऊंगा, बार बार करवाऊंगा। उनकी आत्मा भी तड़प उठेगी, इतना रेप करवाऊंगा मैं उनका। और यह सब होते हुए तुम अपनी आंखों से देखोगे, अपनी आंखों से। यह सब सुनकर पीयूष को इतना जबरदस्त गुस्सा आता है कि वह तुषार पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ता है। पीयूष तुषार पर झपट पड़ता है, लेकिन तुषार पीछे हो जाता है। जंजीरें छोटी होने के कारण पीयूष लाख कोशिश करने के बाद भी तुषार तक नहीं पहुंच पाता। उसे इस तरह गुस्से में उबलता हुआ, तड़पता हुआ देखकर तुषार जोर जोर से हंसने लगता है। यह इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना बना ले खुद को, लेकिन अपने ऊपर टॉर्चर बर्दाश्त कर ले, लेकिन जब बात समायरा और शुभी पर आती तो उसके इमोशंस जाग ही जाते हैं। तो अब इसका मतलब वो लोग गलत जगह पर हैं, उन्हें सही जगह पर आने की जरूरत है। पीयूष को तोड़ने का एक ही रास्ता है, उसकी बहन और उसकी महबूबा को कब्जे में लेना, उन्हें खत्म करना। तुषार जाने लगता है। पीयूष गुस्से में चिल्लाकर बोला, अगर तुमने उन पर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। अपनी गंदी नजरें उनसे दूर रखो। अगर अगस्त को पता चला तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं वह तुम्हें। तुषार पलटकर पीयूष की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, उसके दम पर इतना क्यों उड़ रहे हो तुम? और वो तो खुद तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। खैर, उसे भी ठिकाने लगा ही देंगे हम, इतना भी जरूरी नहीं है वह हमारे लिए। क्या हुआ अगर मेरी बहन का मंगेतर है? हमारे मकसद से बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं। इस मकसद में कितनी जिंदगियां जाने वाली है तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। यह बोलकर तुषार वहां से चला जाता है। सारे गार्ड्स भी वहां से चले जाते हैं। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब उस कमरे में पीयूष के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। पीयूष के शरीर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वह पहले अपने घुटनों पर और अब जमीन पर पेट के बल गिर जाता है। वह मंजर एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। पीयूष मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, मुझे छोड़ो। समायरा बुरी तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन तुषार उस पर दरिंदों की तरह टूट पड़ा और जरा भी रहम नहीं कर रहा था। पीयूष एक लाश की तरह उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस वक्त लगभग करने की हालत में भी नहीं था। ऊपर से सभी गार्ड ने उसे दबा के रखा हुआ था, इसलिए वह चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उस लड़की को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता है। पीयूष की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इस वक्त उसे सिर्फ समायरा और शुभी की चिंता होने लगती है। सैम माय लव, आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें उस दरिंदे से बचा नहीं पाया। आज तुम्हारी जो भी कुछ हालत है वह सब मेरी वजह से है। मेरी वजह से तुम लोगों के बीच में फंस गई, मेरी वजह से तुम्हारे साथ उस वक्त वह कुछ हुआ। मुझे माफ कर देना। आई होप कि मैं तुम्हें कभी देख पाऊं। शुभी प्लीज अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो जाए इस दरिंदे के हाथ मत आना। अगस्त प्लीज तुम दोनों को सेफ रखना प्लीज। तभी अचानक पीयूष का एक लॉकेट के बारे में सोचता है। अतीत का एक छोटा सा नमूना उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। क्या है ये? पीयूष के गोद में बैठी हुई समायरा ने मुस्कुराकर पूछा। पीयूष ने बड़े ही प्यार से समायरा को अपनी गोद में बैठे हुए उस एक लॉकेट को देखते हुए कहा, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, कैसा है? समायरा मुस्कुराकर उस लॉकेट को छूकर बोली, बहुत खूबसूरत है, यह लो, तुम खुद ही पहचान लो। समायरा अपनी बालों को एक तरफ कर लेती है। पीयूष अपने हाथों से समायरा के गले में वो लॉकेट पहना देता है। समायरा मुस्कुराकर लॉकेट को छूकर बोली, मैं इसे हमेशा अपने पास, दिल के पास रखूंगी। उसके बाद वह पलटकर पीयूष की आंखों में देखती है। इस वक्त पीयूष की आंखों में खुद के लिए बेसुमार प्यार देख सकती है। पीयूष समायरा के चेहरे को पकड़कर उसे करीब लाते हुए बोला, आई लव यू सैम, आई लव यू सो मच। समायरा ने भी मुस्कुराकर पीयूष के गले में बाहें डालते हुए कहा, आई लव यू टू। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक कर लेते। पीयूष के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते, वह प्यारी सी मुस्कान गायब हो जाती है। आंखों में एक हल्का सा डर, चिंता, डिटर्मिनेशन, ना जाने क्या क्या दिखाई देने लगता। तभी अचानक पीयूष बेहोश हो जाता है। वो लहूलुहान जमीन पर पड़ा था, अचानक तड़पने लगता। अचानक वह
लगता है। उसकी सांसें जैसे उसकी हलक में अटक जाती है। उसे सांस आने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। उसे जैसे लगता है कि उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस होने लगता है और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पीयूष तेज तेज सांस लेने लगता है, लेकिन उसे जैसे सांस ही नहीं आ रही थी। वह अपने सीने को भी मसलता है पर दम घुटने लगता है। उसका सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। उसकी सांसें जैसे हलक में अटक जाती है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, सैम। दूसरी तरफ समायरा के हाथ से एक क्रिस्टल की चीज गिरकर टूट जाती है जिसके साथ वह खेल रही थी। शुभी अगस्त वहीं पर मौजूद थे। अचानक शुभी देखती है कि समायरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बहुत ज्यादा डर उसके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। अगस्त जो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, अचानक उसकी नजर भी समायरा पर जाती है। समायरा एकदम जोर से चिल्लाने लगती है, आ आ आ। अगस्त और शुभी चौंक जाते हैं और भागकर समायरा के पास आते हैं। समायरा तेज तेज सांस लेने लगती है। उसकी आंखों में खौफ दिखाई देने लगता है। वह डर के कांपने लगती है। शुभी समायरा को संभालते बोली, सैम 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 क्या हुआ तुम्हें? सैम सैम क्या हुआ? अगस्त भी उसके पास पहुंचकर समायरा को अपनी बाहों में पकड़ते हुए बोला, सैम क्या हुआ? सैम तुम्हें क्या हुआ? समायरा जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी सांस नहीं आ रही थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह सिर्फ इतना ही बोल रही थी कि और जोर जोर से पागलों की तरह चिल्ला रही थी और जोर जोर से रो रही थी। वह भी तेज तेज सांस ले रही थी। अगस्त और शुभी चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सैम क्या बोल रही है, किसे सांस नहीं आ रही। समायरा की हालत एक ही सेकंड में इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई? समायरा बहुत बुरी हालत में चिल्ला रही थी और सिर्फ एक ही शब्द को बार बार दोहरा रही थी, उसे सांस नहीं आ रही, उसे सांस नहीं आ रही। अगस्त और शुभी को समायरा की बहुत चिंता हो जाती है। अगस्त सैम से बोला, सैम क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? किसे सांस नहीं आ रही बेटा? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? सैम को क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा था। तभी समायरा जोर से चिल्लाकर बोली, पीयूष। अचानक समायरा के मुंह से यह सब सुनकर सुभी और अगस्त दोनों की आंखें फट जाती। समायरा देखते ही देखते रोते चिल्लाते हुए अगस्त की बाहों में बेहोश हो जाती। थोड़ी देर में डॉक्टर समायरा के पास खड़ा होकर बोला, मैंने इंजेक्शन दे दिया, फिलहाल ये सो रही है। अगस्त ने डॉक्टर से पूछा, ऐसे अचानक क्या हुआ इसे डॉक्टर? डॉक्टर ने जवाब दिया, शायद कुछ याद करके इसे पैनिक अटैक आया, बट डोंट वरी, मैंने इसे नींद के इंजेक्शन दे दिए हैं। होपफुली जब यह जागेगी तो नॉर्मल हो जाएगी। आप लोग इसका ख्याल रखें। यह बोलकर डॉक्टर चला जाता है। अगस्त भी डॉक्टर के साथ ही चला जाता है। शुभी की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। समायरा ने ये क्यों कहा कि पीयूष को सांस नहीं आ रही? पीयूष के बारे में क्या जानती है वो? क्या उसे पता है कि वह कहाँ है? क्या उसके साथ कुछ हो गया है? क्या उसका भाई? शुभी का बदन कांपने लगता है। अगस्त वापस आता है तो देखता है शुभी खड़ी खड़ी रो रही है। उसकी आंखों में टेरिफाइड एक्सप्रेशन है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगस्त तुरंत शुभी के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोला, रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा उसे, वो जिंदा है, वो ठीक होगा। अगस्त समझ गया था कि शुभी अंदर से हिल गई है। अगर सच पूछा जाए तो वह भी हिल गया। अब उसे पीयूष की कुछ ज्यादा ही टेंशन होने लगी थी। समायरा ने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ है पीयूष के साथ? कहाँ है पीयूष? इतना सारा मैनफोर्स पावर लगाने के बाद भी आखिर अगस्त क्यों नहीं ढूंढ पा रहा उसे? आ आ आ आयाना छत की टेरिस पर लटक रही थी, वो भी उल्टी। ऊपर से दो हट्टे कट्टे गार्ड्स ने आयाना के पैरों को पकड़ के रखा था। घबराहट के मारे उसकी आंखें फट गई थी और वह बस जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। कबीर वहीं पर खड़ा हुआ था। उसके हाथों में सिगरेट थी और वह उसका कश लेकर धुएं को हवा में छोड़ते हुए बहुत बेफिक्र होकर खड़ा आयाना की हालत को एंजॉय कर रहा था और बाहर पूरे शहर की तरफ नजर मार रहा था। जब आयाना चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ दो। आयाना की बात सुनकर कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? आयाना ने तुरंत कहा, हाँ मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तो कबीर ने भी अपने कंधे हल्के से हिलाकर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद कबीर अपने गार्डों को कहता है, छोड़ दो इसे। इतना सुनते ही आयाना की आंखें रियलाइजेशन में फट जाती हैं। गार्ड्स उसके पैरों को छोड़ने ही वाले होते, तभी आयाना चिल्लाकर बोली, नहीं 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 नहीं, मत छोड़ना, मत छोड़ना मुझे, पकड़े रखो मुझे, पकड़े रखो मुझे, छोड़ना मत। वो गार्ड्स आयाना के पैरों को एक बार फिर से मजबूती से पकड़ लेते हैं। कबीर आयाना से बोला, तुमने ही तो कहा था ना कि छोड़ दो मुझे। आयाना कबीर से रोते हुए बोली, प्लीज
मुझे ऊपर खींचो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हें पता है मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे ऊपर खींचो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है। एना सबसे ऊपर टेरिस पर उल्टी लटकी हुई थी। अगर गार्ड्स हल्का सा भी उसके पैर से अपने पकड़ को ढीली कर ले तो इस वक्त वह जमीन पर गिरेगी और उसकी खोपड़ी तरबूज की तरफ फूट जाएगी। कबीर सिगरेट का कस लेने लगता है। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, अब भुगतो सजा। कबीर अयाना की बातों पर गौर नहीं करता। अयाना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, कबीर कबीर प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर खींचो, मुझे डर लग रहा है, मेरा सर घूम रहा है, प्लीज मुझे ऊपर खींच लो ना। अयाना रोने लगती है। उसे वाकई में इतनी ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वहां पर गौतम कबीर के पास आता है। अयाना की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। वह तो शुक्र है कि नम्रता और अलीशा को ऊपर आने से रोक दिया गया था और कमरे में ही रहने को कहा गया था। अगर उन दोनों ने अपनी आंखों से यह सब देखा होता तो पता नहीं उनका क्या ही होता। गौतम कबीर के पास आकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, बॉस। अब इतना ही बोला कि कबीर जैसे ही अपनी नजरों को उसकी तरफ घुमाकर उसे देखता है, गौतम के बाकी के शब्द उसकी हलक में ही अटक जाते हैं। गौतम बोलने की कोशिश करता है। कबीर अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। ऐना गौतम को देखते ही चिल्लाकर बोली, गौतम गौतम मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे ऊपर खींच लो प्लीज। गौतम हिम्मत करके कबीर से बोला, छोड़ दीजिए ना बॉस, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं करेगी ऐसा। कबीर ने गौतम की बात सुनकर कहा, माफ कर दूं? तुम्हें पता है इसने कितना बड़ा नुकसान किया है, ऐसे कैसे माफ कर दूं? अगर इस बार इसे माफ कर दिया तो ये फिर से यही काम दोबारा करेगी, इसे सजा देना जरूरी है। इसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है और मैं इसे बख्शने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने इसे इतनी आजादी दी और उसने मेरी ही दी हुई आजादी का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया है। थोड़ा सा नरम बिहेव क्या कर लिया मैंने इसके साथ, सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर दिया। शायद ये भूल गई है कि मैं कौन हूँ, इसे याद दिलाना जरूरी है। उसके बाद कबीर अपने गार्ड्स को देखकर बोला, थोड़ा और नीचे लटकाओ इसे, इसको गहराई अच्छे से दिखा देनी चाहिए, मुझे इसकी आंखों में मौत का डर देखना है, अगर ज्यादा चू चपड़ करे तो छोड़ देना इसे ऊपर से ही, और तरबूज की तरफ फूट जाएगा इसका सर, तब अकल आएगी इसे। यह बोलकर कबीर वहां से चला जाता है। गौतम काफी ज्यादा परेशान होकर ऐना की तरफ देखता है। ऐना रोते हुए बोली, गौतम प्लीज मुझे यहाँ से ऊपर खींचो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, प्लीज गौतम। गौतम अब काफी बड़े धर्म संकट में फंस गया था। अपने बॉस के खिलाफ कैसे जा सकता था, लेकिन ऐना को ऐसे रोता हुआ भी नहीं देख सकता था। फाइनली गौतम ने गहरी सांस लेकर गार्ड से बोला, ऊपर खींचो इसको। यह सुनते ही ऐना के चेहरे पर चमक आ जाती है। गौतम ने पहली बार कबीर के ऑर्डर के खिलाफ जाकर कुछ किया था। उसे डर तो लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं, वह संभाल लेगा। गौतम की बात सुनकर गार्ड चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्होंने भी यह पहली बार देखा है कि गौतम ने कबीर के फैसले के खिलाफ जाकर कोई ऑर्डर दिया है। वह भी हैरान थे लेकिन कंफ्यूज भी। उनको कुछ भी ना करता हुआ देखकर गौतम के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। मैंने कहा ऊपर खींचो उसे अभी के अभी, इट्स माई ऑर्डर। एक गार्ड ने अपना सलाइवा गटकते कहा, लेकिन सर अगर बॉस को पता चल गया तो? गौतम ने कहा, उसकी चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा, ऐना को ऊपर खींचो। गार्ड्स तुरंत मान जाते हैं और ऐना को जैसे तैसे करके ऊपर खींच लेते हैं। ऊपर पहुंचते ही ऐना जमीन पर गिर जाती है। कबीर वहां से जा चुका था। गौतम ऐना के पास आकर उसे उठाता है और गार्ड को कुछ इशारा करके कहता है, पानी लेकर आओ। गार्ड फटाक से वहां से भाग जाता है और पानी का ग्लास लेकर आता है। गौतम अयाना को संभालते हुए बोला, आप ठीक तो है ना? अयाना जैसे तैसे करके होश में आती है और उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी। उसके चेहरे का रंग भी लाल हो चुका था क्योंकि उसका सारा खून उसके चेहरे पर ही आ गया था। ऊपर से इतनी तेज धूप थी। गौतम पानी का गिलास लेकर अयाना को पिलाता है। पानी पीने के बाद अयाना थोड़ी गहरी सांस लेती है और गौतम से कहती है, थैंक यू गौतम, थैंक यू सो मच, अगर आज तुम नहीं होते तो वह डेविल मुझे मार ही डालता, थैंक यू वेरी मच। गौतम जैसे तैसे करके ऐना को जमीन से खड़ा करते हुए बोला, चलिए कमरे में चलिए, यहाँ पर धूप काफी ज्यादा है। गौतम ऐना को सहारा देकर वहां से ले जाने लगता है कि तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। ऐना भी और बगल में खड़े दोनों गार्ड की भी एकदम से आंखें फट जाती है। उनका गला सूख जाता है और वह अपना सलाइवा गटक लेते हैं। उनकी आंखों के सामने अपने छाती पर हाथों को क्रॉस किए हुए चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कबीर खड़ा हुआ था। कबीर को देखकर ऐना के दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं और गला और भी सूखने लगता है। गौतम ऐना की तरफ देखकर बोला,
आप कमरे में जाइए। ऐना हल्का सा सर हिला देती है और कमरे की तरफ जाने लगती है। वह फटाक से कबीर के बगल से गुजरकर जाती है। उसे बड़ा डर लग रहा था। वह कबीर कुछ नहीं बोलता। कबीर से क्रॉस करते ही वह भाग जाती है। कबीर एक गहरी सांस लेता है और टेरिस पर बनी हुई जिम के अंदर चला जाता है। गौतम गार्ड्स को वहां से जाने का इशारा करता है और खुद कबीर के पीछे चला जाता है। कबीर अपनी शर्ट निकालकर वहां जिम करने की तैयारी करता है। गौतम अपने हाथ बांधकर कबीर के सामने खड़ा होकर बोला, आई एम सॉरी बॉस, पर वह बहुत डर गई थी। गौतम की बात सुनकर कबीर ने कुछ खास रिएक्ट ना करते हुए अपने वेट उठाते हुए कहा, उसे अच्छे से समझा दो गौतम कि मेरे काम के बीच में ना आए। मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। उसकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। गौतम कबीर से बोला, आई नो, मैं उन्हें समझा दूंगा, वह आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगी। गौतम जाने लगता है कि तभी कबीर गौतम से बोला, रुको। गौतम पलटकर कबीर के पास आकर खड़ा हो जाता है। कबीर ने गौतम से कहा, पीयूष के बारे में कोई जानकारी पता चली? कितने दिन हो गए गौतम, और कितना इंतजार? गौतम ने थोड़ी गिल्टी होते हुए कहा, आई एम सॉरी बॉस, आज से पहले किसी को ढूंढने में इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा हमें। पता नहीं क्यों इसमें इतना टाइम लग रहा है। हमने लगभग हर जगह तलाश की, पीयूष पूरे शहर में कहीं पर भी नहीं है। हम तो बस उम्मीद कर रहे थे कि वह जिंदा हो। यह सुनकर एकदम से कबीर के हाथ हवा में ही रुक जाते। अगस्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वह अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। सामने फाइल्स रखी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में अब भी वही वाली बात घूम रही थी। समायरा ने जो भी कुछ किया वह सब उसके दिमाग में घूम रहा था। वह अपने फोन की तरफ देखता है। कल रात को शुभी इतना रो रही थी, उसके लिए उसे संभालना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। उसे तो ऐसा लग रहा था कहीं रोते रोते बेहोश ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से संभाल कर सुलाया था उसने, और रोई भी क्यों ना। अचानक समायरा की ऐसी हरकत से वह डर गई थी। डर तो वह खुद भी गया था। पीयूष के साथ पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ है, भगवान जाने वह कहाँ पर है। कोई आइडिया नहीं इस चीज का। अगस्त तुरंत अपना फोन उठा कर सोचता है, कबीर से पूछ लेता हूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। अगस्त कबीर को फोन मिलाता है। दूसरी तरफ कबीर की डीप आवाज उसे सुनाई देती है, बोलो। अगस्त ने भी इक्वल आवाज में कबीर से पूछते हुए कहा, पीयूष के बारे में कुछ पता चला या नहीं? कबीर एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। उसकी साइलेंट का मतलब अगस्त समझ गया था। वह एक गहरी सांस लेकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट भरी आवाज में बोला, कल रात समायरा ने कुछ बहुत अजीब हरकत की। उसके बाद अगस्त कबीर को सारी बात बताता है। दूसरी तरफ कबीर भी अगस्त की बात सुनकर चौंक जाता है। क्या समायरा ने ऐसा किया? अगस्त ने भी एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पीयूष के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। शुभी का अंदाजा सही था, वह किसी प्रॉब्लम में है। कबीर, हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हम इससे ज्यादा देर नहीं कर सकते। अगर वाकई में ऐसा है तो हमें किसी भी हाल में उस तक पहुंचना होगा। क्या हम पीयूष की सर्चिंग टीम को डबल कर सकते हैं? हो सकता है इससे हमें वो जल्दी मिल जाए। अगस्त की बात सुनकर कबीर ने जवाब दिया, टीम डबल करने से कुछ नहीं होगा अगस्त, क्योंकि हमने उसकी सर्चिंग के लिए जिन कमांडो को लगाया हुआ है वह अपने आप में एक आर्मी जितने हैं। अगर वो लोग उसे नहीं ढूंढ पा रहे तो इसका मतलब है कि पीयूष जहां पर भी है वहां पर हमारी सोच नहीं पहुंच पा रही है। इस बात पर अगस्त भी सोच में पड़ जाता है। कबीर की अगली बातों से हैरान और बेचैन कर देती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वह जिंदा होगा? यह सब सुनते ही अचानक अगस्त के दिल की धड़कनें एकदम से रुक जाती हैं। उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस होता है। वह तुरंत कबीर से बोला, ऑफ कोर्स वह जिंदा होगा। कैसी बातें कर रहे हो कबीर? वह जिंदा ही होगा, कुछ भी मत बोलो। कबीर जानता था कि पीयूष की जगह अगस्त की जिंदगी में भी वो इतनी ही थी जो होनी चाहिए थी, एक भाई की, पर उसकी नहीं हो पाई। पीयूष के मरने के ख्याल से उसका यूं बेचैन हो जाना जायज है। कबीर ने कहा, अगर जिंदा है तो मिल क्यों नहीं रहा? शहर के हर गली मोहल्ले में देख लिया, हर जगह छान मारा, बड़े से बड़े माफिया से कांटेक्ट कर लिया, हर जगह से पता करवाया, यहाँ तक कि वह किसी दूसरी कंट्री में भी नहीं गया। हर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी, हर स्टैंड, हर जगह चेक करवाया। पीयूष यहाँ से कहीं नहीं गया। अगर वह यहाँ है तो कहाँ है? उसे आसमान खा गया, जमीन निकल गई। अगर जिंदा है तो अब तक मिल क्यों नहीं रहा? अभी तुरंत अगस्त ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता वो जिंदा है, मेरा दिल कह रहा है वो जिंदा है। हमें बस उसे ढूंढना जारी रखना है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू तो हमें जरूर मिलेगा। इस पर कबीर ने सोचते हुए कहा, और वो आदमी जो अक्सर पीयूष की आवाज में बात करता है उसके बारे में कुछ पता लगा? वो आवाज अलग है, फर्क बताना मुश्किल था, पर पता है कि वो आवाज मिमिक की गई हुई है। वो पीयूष की नहीं है, कोई और था। अगस्त चौंक कर बोला, व्हाट? ओ माय गॉड! अगस्त और कबीर दोनों ही नहीं जानते थे कि तुषार ही था। वह जब पीयूष की आवाज निकालकर बात करता है तो कबीर अगस्त से बोला, अच्छा, तुम्हारी आखिरी बार पीयूष से बात कब हुई थी और क्या बात हुई थी? क्या
तुम्हें उसके बिहेवियर में कुछ अजीब लगा था, कुछ ऐसा जो थोड़ा अजीब या नॉर्मल ना हो? क्या उसने तुम्हें किसी चीज के बारे में बताया या फिर कुछ वह तुम्हें टेंशन में लग रहा था? कुछ भी। कबीर की बात सुनकर आगत सोच में पड़ जाता। मेरी आखिरी बात उसकी उसी रात हुई थी जब वह गायब हुआ था, जब समायरा के साथ वह सब कुछ हुआ था। हीरो की डिलीवरी लेने गया था, आते वक्त उसे समायरा को कहीं से रिसीव करना था, बीच में ही यह सब हो गया। और जहां तक एबनॉर्मल बिहेवियर की बात है तो ऐसा कुछ नहीं था। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।